नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहां मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना भी बनती है। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मेरे चैनल पर मौर्य वंश पर डिटेल में वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मौर्य वंश नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले जाकर के मौर्य वंश का इतिहास अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ लिया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के मौर्य वंश की स्थापना की। उसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद उसको अपदस्थ करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था तो उसकी सहायता से इसने जो है अपना मौर्य वंश की स्थापना की। देखिए क्या हुआ था कि जो चाणक्य था ना, उसके संबंध में कहा जाता है कि एक बार उसको नंद वंश के शासक घनानंद ने अपमानित कर दिया था। तो इससे चाणक्य बड़ा क्रोधित हो जाता है और वो जो है नंद वंश को समूल नाश कर देने का शपथ ले लेता है। इसके बाद वो फिर चंद्रगुप्त से मिलता है और उसको जो है सैन्य प्रशिक्षण देता है और उसकी सहायता से नंद वंश का उन्मूलन करता है और फिर इसी के साथ मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर के मौर्य वंश की स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस गणराज्य से माना जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो किस गणराज्य से चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध माना जाता है। तो पीपली वन। देखिए उस टाइम पे ना बहुत सारे गणराज्य भी थे, तो उन्हीं में से एक था पीपली वन। तो यहाँ पर जो है मौर्य वंश के शासक शासन करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इन्हीं पीपली वन के मौर्यों से जोड़ा जाता है। हालांकि ये पूर्णतः प्रमाणित नहीं है, इसको लेकर के काफ़ी मतभेद है, लेकिन जैसा दिया हुआ है वैसे ही हमको मानकर चलना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के विषय में किस पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य वंश के बारे में हमको विष्णु पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। देखो विष्णु पुराण, तो इससे जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण के अलावा ना वायु पुराण से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आपको विष्णु पुराण ही लगाना होगा। इससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। वायु पुराण से भी कुछ कुछ चीज़ें पता चलती है, लेकिन विष्णु पुराण से बहुत कुछ पता चलता है मौर्यों के बारे में। उतना बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन विष्णु पुराण से कुछ जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखेंगे विष्णु पुराण और वायु पुराण। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या कहते हैं, चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी और ये जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ था। जो मौर्यों के समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसमें बड़ा मतलब आश्चर्यजनक चीज़ है कि इसमें मौर्य साम्राज्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उन सब के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन एक राजा का राज्य कैसा होना है, एक राजा को किस तरह से शासन करना है, वो सारा कुछ इसमें जानने को मिलता है, लेकिन नाम वगैरह का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा नंद वंश के उन्मूलन के लिए अच्छा एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा नंद वंश के उन्मूलन किए जाने का नाटक वर्णन किसके द्वारा किया, किस नाटक में किया गया। अच्छा क्वेश्चन इस तरह से है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा नंद वंश के उन्मूलन किए जाने का नाटकीय वर्णन किसके द्वारा किस नाटक में किया गया है। तो एक बहुत अच्छे नाटककार हुए हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा किस प्रकार से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अपदस्थ किया गया, किस तरह से उसको हराया गया, किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हुई, इसका बड़ा नाटकीय ढंग से वर्णन किया है। तो कौन है वो और नाटक का क्या नाम है। तो लेखक का नाम है विशाख दत्त। ये कब के थे, गुप्तकालीन थे, विशाख दत्त।
तो इन्होंने एक नाटक लिखी थी मुद्रा राक्षस। तो इस मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से नंदों का उन्मूलन किया, उसका बड़ा नाटकीय वर्णन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, तो उससे भी मौर्यों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि थोड़ा सा स्वीकार करने लायक नहीं है क्योंकि वो तो नाटक था, फिर भी कुछ पता अवश्य चलता है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के विभिन्न नामों का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो चाणक्य के विभिन्न नामों का उल्लेख हमको इसी क्या कहते हैं अपना जो मुद्रा राक्षस है, अभी जो विशाखदत्त वाला जो मुद्रा राक्षस है उससे पता चलता है। ध्यान रखना अपना चाणक्य के विभिन्न नाम, मतलब चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, तो ये मुद्रा राक्षस में दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी ग्रंथ है जिससे चाणक्य के विभिन्न नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन आपको मुद्रा राक्षस ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वे जैन ग्रंथ कौन से हैं जिनसे मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो कुछ जैन ग्रंथों से मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला तो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जिसकी रचना की थी हेमचंद्र ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने। इसके बाद एक और याद रखेंगे, परिशिष्ट पर्वन। माफी चाहूंगा, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन इसकी रचना की थी अपने हेमचंद्र ने। परिशिष्ट पर्वन ध्यान रखेंगे, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, ये दोनों जैन धर्म संबंधी ग्रंथ हैं और इससे जो है मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, विशेष करके चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। क्यों? क्योंकि उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन दो जैन ग्रंथ हैं जिनसे मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, विशेष करके चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, सोमदेव कृत किस रचना में मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो सोमदेव इसके द्वारा कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव। कथा सरित सागर, तो इससे जो है मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कथा सरित सागर से। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में पवित्र मानी जाने वाली ग्रंथों में अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो श्रीलंका में किन ग्रंथों को पवित्र माना जाता है? तो एक तो है दीपवंश, इसको पवित्र माना जाता है, जैसा हमारे यहाँ रामायण महाभारत, ठीक वैसे ही। दूसरा है महावंश। तो इन दोनों से अशोक के संबंध में अर्थात मौर्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा विदेशी ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? ये प्रकाश है तो मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज कौन था? ये जो है ना मेगस्थनीज, ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में दूत बन करके आया था, राजदूत बन के, यूनानी राजदूत। तो इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की भारत के संदर्भ में। तो इस पुस्तक से बहुत कुछ जानने को मिलता है। वैसे आज के समय में इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरे जो इतिहासकार थे उन्होंने इंडिका से उदाहरण ले करके लिखा है, तो उससे पता चलता है। तो इंडिका विदेशी ग्रंथ जिससे मौर्यों के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण साहित्य में मौर्यों की जाति के संबंध में क्या कहा गया है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें मौर्यों को क्या कहा गया है, मतलब कि जो पुराण वगैरह में, तो इनको शूद्र कहा गया है। ध्यान रखना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्राह्मण साहित्य में इनको शूद्र बोला गया है। अगला है, किन ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है? तो ये बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में इनको क्षत्रिय बोला गया है। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में क्षत्रिय और ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, उसका नाम पहली बार अभिलेख में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, रुद्रदामन जो कि शक क्षत्रप था, रुद्रदामन, तो इसके द्वारा एक क्या कहते हैं, जूनागढ़ जो गुजरात में है ना, वहाँ पर इसने एक अभिलेख जारी किया था जूनागढ़ में। तो वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। तो अशोक का तो उसके समय के अभिलेखों में नाम मिलता ही मिलता है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसका अभिलेखीय प्रथम प्रमाण मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल, वृषल का मतलब होता है निम्न कुल। तो ये किस ग्रंथ में कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस वही जो नाटक विशाखदत्त द्वारा लिखा गया, तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, निम्न कुल का। अगला है
16वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया, यह कथन किस प्राचीन इतिहासकार का है? तो एक विदेशी इतिहासकार था, यूनानी, उसका नाम था जस्टिन। जस्टिन नाम याद रखेंगे, जस्टिन। तो इसने क्या बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की संख्या में सेना थी और उसने इस 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो जस्टिन का ऐसा कहना है, पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो यूनानी लेखक थे ना, वो चंद्रगुप्त के नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स बोलते थे। तो उन इतिहासकारों का नाम आप लोगों को बताना है। एक तो याद रखेंगे स्ट्रैबो, स्ट्रैबो, इसने इसको सैंड्रोकोट्स बोला है। इसके अलावा जस्टिन, जस्टिन वही 6 लाख की सेना वाला। तो इन दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस ग्रंथ में सकल जम्बू द्वीप का शासक कहा गया है? सकल जम्बू द्वीप, देखो जो हमारा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इसको जो अपने बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें जम्बू द्वीप कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का शासक ये कहाँ कहा गया है? तो महावंश टीका में, ध्यान रखेंगे, महावंश टीका। अगर महावंश ऑप्शन में देता है तो वो गलत होगा, आपको टीका में लगाना होगा, महावंश टीका। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा गया है। तो ये भारत का एक नाम था पहले, ध्यान रखना इसको भी, जम्बूद्वीप। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो साम्राज्य है पश्चिम में गुजरात सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, सिंध तक। तो ये कहाँ से पता चलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी पता चलता है। तो और वहीं पर उसने जो है एक झील का भी निर्माण करवाया था, एक सरोवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर उसके एक गवर्नर जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में नियुक्त था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। तो इसने जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था सुदर्शन झील। तो ये कहाँ पर बनवाया गया था? सुदर्शन झील। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था, ये कहाँ से पता चलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। और इसी से ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हिंदू कुश पर्वत के निकट परास्त किया था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदू कुश पर्वत मतलब पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस को परास्त किया बुरी तरह से। सेल्यूकस कौन था? ये अपना जो क्या नाम था उसका, सिकंदर, उसका सेनापति था सेल्यूकस, सिकंदर का सेनापति। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस ही सर्वशक्तिमान हो गया और ये भारत में आक्रमण कर देता है। मतलब सिकंदर ने जैसे आक्रमण किया था ठीक वैसे ही, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य हिंदूकुश पर्वत के निकट 305 ईसा पूर्व में इसको बुरी तरह से परास्त कर देता है और फिर सेल्यूकस संधि करने के लिए बाध्य हो जाता है। 22वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो जब सेल्यूकस को बुरी तरह से परास्त कर देता है ना, तो सेल्यूकस फिर अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये एक यूनानी राजदूत था जो मौर्यों के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो मैंने बताया 305 ईसा पूर्व है ये, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक था। तो इसी बीच 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने आक्रमण किया। किस युद्ध के पश्चात हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य सीमा स्वीकार की गई? तो ये वही 305 में जो युद्ध हुआ उसके बाद जो है दोनों के बीच की सीमा इसको मान ली गई, हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला को। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत ना पूरा जो काबुल, कंधार, वो सब भी चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। मतलब अफगानिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बंगाल विजय का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो अशोक का एक शिलालेख है महास्थान शिलालेख या अभिलेख। तो इसी अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बंगाल विजय किया गया था, ये जानकारी
प्राप्त होता है? महास्थान अभिलेख, ये बंगाल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्थान आप लोगों को बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो यहीं पर प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? अपने वो स्थूलभद्र ने की थी अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने बताया, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसने जो है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो वही जैन धर्म का 2 भागों में बढ़ जाना, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र था ये श्वेतांबर से संबंधित था, और जो भद्रबाहु था ना, जो भद्रबाहु जिसने कल्पसूत्र की रचना की, वो दिगंबर से संबंधित था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भद्रबाहु से काफ़ी प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह कहाँ त्यागा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह कहाँ त्यागा? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर? तो श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में कहाँ? तो चंद्रगिरी पर्वत पर। चंद्रगिरी पर्वत पर, तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना विधि के द्वारा अपना देह त्याग दिया। सल्लेखना विधि क्या होता है? जैन धर्म में उपवास के द्वारा शरीर त्यागने की प्रथा प्रचलित है, तो उसी को सल्लेखना विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया? तो वही भद्रबाहु, जो दिगंबर के समर्थक थे। भद्रबाहु कल्पसूत्र की इन्होंने रचना की थी, तो इनसे प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अर्थशास्त्र की रचना की थी अपने चाणक्य ने। और ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में ना चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र का जिक्र नहीं मिलता है। यहाँ पर केवल और केवल एक राज्य का शासन कैसा होना है, प्रशासन कैसा होना है, वो दिया हुआ है। विदेश नीति कैसा होना है, सारा कुछ एक प्रकार से संविधान टाइप से। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रोचेड्स कहा गया है? तो किस शासक को अमित्रोचेड्स कहा गया है? तो बिंदुसार को बोला गया है। बिंदुसार कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, जो उसका उत्तराधिकारी भी हुआ। तो इसको जो है अमित्रोचेड्स कहा गया है। देखो, जो यूनानी लेखक थे ना, यूनानी लोग थे, वो भारतीय शब्दों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते थे, वो अपने हिसाब से इसका नाम रख लेते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त होने से पहले मेगस्थनीज किस स्थान पर था? तो जो मेगस्थनीज था ये भारत में राजदूत के रूप में काम करने से पहले अराकोसिया नामक स्थान पर वहाँ का राजदूत हुआ करता था। अराकोसिया, ध्यान रखेंगे, अराकोसिया ये मध्य एशिया में है, तो यहाँ का वो राजदूत हुआ करता था सेल्यूकस की तरफ से। बाद में फिर इसका ट्रांसफर जो है भारत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारत की आकृति किस प्रकार की बताई है? तो मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी, तो इसने जो है अपने ग्रंथ इंडिका में भारत की आकृति अनियमित समचतुर्भुज बताया है। अनियमित समचतुर्भुज। अनियमित समचतुर्भुज से क्या तात्पर्य है? मतलब चतुर्भुज मतलब क्या? ये हो गया चतुर्भुज, 4 कोना है, 4 भुजाएं हैं, तो ये चतुर्भुज हुआ। लेकिन अनियमित समचतुर्भुज मतलब कि ये इधर से ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप से। तो अनियमित समचतुर्भुज बताया है भारत की आकृति को, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन से किस मौर्य शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान रखना इसको। वैसे पहले भी बताया, शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, नियार्कस, आनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस किस विदेशी आक्रमणकारी के साथ भारत आए थे? तो नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये तीनों जो हैं सिकंदर के साथ भारत आए थे। सिकंदर, और सिकंदर कब आया था? ये 326 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य भी सिकंदर से मिला था। तो ये लोग जो हैं तीनों, नाम याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है, नियार्कस, आनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस, तीनों सिकंदर के साथ आए हुए थे। और इन्होंने भी जो है इस समय के भारत के विषय में और आगे चल करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्यों के विषय में भी लिखा है इन तीनों ने।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका के संबंध में कहा जाता है कि यह ग्रंथ आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, किंतु मेगास्थनीज के बाद के कुछ लेखकों ने अपने ग्रंथों में इंडिका के उद्धरण प्रस्तुत किए। यह लेखक कौन थे? देखिए, जो मेगास्थनीज भारत में कई वर्ष रहा और यहाँ के बारे में उसने लिखा, मतलब यहाँ जो भी उसने देखा उसको उसने लिपिबद्ध कर लिया, लेकिन उसकी जो मूल पुस्तक है जो उसने लिखा था वो आज तक प्राप्त नहीं हो सकी है, अनुपलब्ध है। लेकिन उसके बाद के मेगास्थनीज के बाद के यूनानी लेखकों द्वारा इंडिका का उद्धरण अपनी पुस्तकों में दिया गया। मतलब कई वर्षों तक तो इंडिका रहा होगा बाद के लेखकों के पास, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो गया होगा। तो मेगास्थनीज के बाद जो इतिहासकार थे जो भारत के संदर्भ में लिखना चाहते थे, भले वो भारत नहीं आए थे, लेकिन वो जो है मेगास्थनीज की इंडिका को आधार बना करके पुस्तक लिखते थे और अपनी पुस्तक में उदाहरण देते थे कि मेगास्थनीज ने भारत के संदर्भ में ये कहा है। तो वो कौन कौन से इतिहासकार थे उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कोष्टक में। तो पहला नाम याद रखेंगे स्ट्रैबो, दूसरा याद रखेंगे प्लूटार्क, तीसरा याद रखेंगे जस्टिन, वही 6 लाख की सेना वाला, चौथा एरियन, पांचवा डियोडोरस, छठवां है प्लिनी। तो ये 6 इतिहासकार ये कभी भारत नहीं आए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी ये लोग भारत के संदर्भ में सुनते थे और जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसको पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे थे। तो इनके ग्रंथों में इंडिका के कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना है इनका नाम। आगे बढ़ते हैं, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। किन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा का पुत्र बताने का प्रयास किया गया है? देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसकी उत्पत्ति के संबंध में बहुत मतभेद है। कुछ तो बोलते हैं कि ये पिपली वन के मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन बहुत सारे कुछ अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं। और उस समय के जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, चाहे वो पुराण हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, उनमें भी काफ़ी मतभेद है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो जो पुराण है ना, विष्णु पुराण, तो पुराण हो गए, विष्णु पुराण हो गए, इसके अलावा जो मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त की, तो इनमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा का पुत्र बताने का प्रयास किया गया है। मतलब ऐसा कहा जाता है इसमें जो पुराणों में कि जो नंद राजा घनानंद, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मूरा, और उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और इसी आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य की जाति शूद्र कही जाती है पुराणों में। 2 सेकंड माफ़ी चाहूँगा, छींक आ गया था। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? किन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का पुत्र बताने का प्रयास किया गया है? तो जो पुराण है उनमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा घनानंद का पुत्र बताने का प्रयास किया गया है। और इसी आधार पर कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो है इसको थोड़ा सा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। फिर भी ध्यान रखेंगे पुराणों में ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र कहा गया है? तो ये 2 ग्रंथों का नाम याद रखेंगे। एक तो परिशिष्ट पर्वन जो हेमचंद्र ने लिखा है, और दूसरा है आवश्यक सूत्र के हरिभद्रिका टीका में। विशेष आपको जो है परिशिष्ट पर्वन का नाम याद रखना है। परिशिष्ट पर्वन ये किसने लिखा है? हेमचंद्र। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री कहा गया है, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन। इसके अलावा आवश्यक सूत्र के हरिभद्रिका टीका में भी ऐसा कहा गया है। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मोर पालने वालों के मुखिया के पुत्री का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यूनानी इतिहासकार के विवरण से जानकारी प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर अटैक किया था पश्चिमोत्तर भारत में, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये भी उस समय पश्चिमोत्तर भारत में था, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में ही भारत का प्राचीनतम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है तक्षशिला। तो वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी चाणक्य द्वारा। तो जिस समय सिकंदर आया उस समय चंद्रगुप्त मौर्य वहीं था, तो सिकंदर से भी मिला था। तो कौन सा इतिहासकार बोलता है ये? तो इतिहासकार का नाम याद रखेंगे प्लूटार्क। माफ़ी चाहूँगा, गला थोड़ा सा ख़राब है। प्लूटार्क तो ये बोलता है कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर दोनों की भेंट हुई थी प्लूटार्क के अनुसार। 41वां क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा? तो ये जस्टिन द्वारा कहा गया। जस्टिन एक और ये बोलता है कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना के साथ भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। तो जस्टिन ने ही बोला है, डाकुओं का गिरोह भी, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने सिकंदर को अराकोशिया, पेरीपेमिसदाई, जेड्रोसिया के प्रदीप चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया? अच्छा, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ, सेल्यूकस उसमें बुरी तरह से हार गया। तो जो सेल्यूकस है वो अराकोसिया, पेरीपेमिसदाई और जेड्रोसिया के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। ये जो अराकोसिया है ना, ये आज का कंधार है, और जो पेरीपेमिसदाई है आज का काबुल है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये दोनों ये क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया था? वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, उसको कुछ देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो सेल्यूकस था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है खुश होकर के 500 भारतीय हाथी सेल्यूकस को भेंट करता है। ध्यान रखेंगे, 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर कहाँ स्थित है? चंद्रगुप्त बस्ती, तो ये जो है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना विधि से अपना देह त्यागा था, वहीं पर चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर स्थापित है। जो चंद्रगिरी पर्वत है ना, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, उस पर्वत का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना बताया गया है? तो पुराणों के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 24 वर्ष बताया गया है, 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। वहीं बिंदुसार का शासनकाल इसमें 25 वर्ष बताया गया है पुराणों में। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं? तो इसने अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य, तो इसमें जो है 4000 श्लोक हैं। ध्यान रखेंगे, 4000 श्लोक और ये 15 भाग में बटा हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ऋग्वेद जो 10 मंडल में बटा है, उसी टाइप से। तो इसमें 4000 श्लोक हैं और 15 भाग में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो देखिए, जो अर्थशास्त्र का जो विषय है ना, नाम से तो ऐसा लगता है कि ये अर्थव्यवस्था संबंधी कोई ग्रंथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राजनीति शास्त्र से संबंध है कि एक राजा को कैसा होना है, किस प्रकार से उसको शासन करना है, उसकी विदेश नीति कैसी होनी है, किस तरह से वो प्रजा के साथ व्यवहार करे, अधिकारी कैसे होने हैं, कितने अधिकारी होने हैं, उनके क्या अधिकार होने हैं। तो ये सारा कुछ अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। विशेष याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र मौर्य वंश के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। इसमें केवल और केवल शासन तंत्र की चर्चा की गई है, लेकिन मौर्यों का जिक्र नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जो मेगस्थनीज है, जो भारत में कुछ वर्ष रहा, भारत को देखा, यहाँ के समाज को देखा, तो उसके आधार पर वो लिखता है कि भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। वैसे हमारा जो प्राचीन भारत है वो 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो मेगस्थनीज है उसने बताया कि 7 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे ये 7 भाग? पहला तो था ब्राह्मण और दार्शनिकों का, दूसरा था कृषकों का, तीसरा था पशुपालक और आखेटकों का, चौथा वर्ग था व्यापारी और मजदूर वर्ग का, जिसमें कारीगर भी आते थे। 5वां भाग होता था योद्धा, मतलब सैनिक वर्ग, और इसी में जो है शासक वर्ग भी आता रहा होगा। उसके बाद 6वां था निरीक्षक और गुप्तचर वर्ग। 7वां होता था मंत्री और परामर्शदाता। तो ये 7 भागों में बटे हुए थे। ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो मेगस्थनीज पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा लिखता है, पाली ब्रोथा। आगे चल करके फिर स्ट्रेबो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को पाली ब्रोथस बोलता है पाटलिपुत्र, तो पाली ब्रोथा बोला है पाटलिपुत्र को। मेगस्थनीज के अनुसार भारत के लोग डायोनियस एवं हेराक्लीज, ये मैंने कुछ आधा कर दिया है। अच्छा, मेगस्थनीज के अनुसार भारत के लोग डायोनियस एवं हेराक्लीज की पूजा करते थे, ये होना था आगे। तो ये कौन से देवता हैं ये आप लोगों को बताना है।
तो जो डायोनियस है ना, ये शिव को बोला गया है मेगस्थनीज द्वारा, और हेराक्लीज बोला गया है विष्णु को। ये जो दोनों देवता है ना, ये यूनान के देवता थे। तो जो मेगस्थनीज है उसने शिव की तुलना जो है डायोनियस से की और विष्णु की तुलना हेराक्लीज से की। तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र कितने क्षेत्र में विस्तृत था? तो पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल मेगस्थनीज ने बताया है 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा। स्टेडिया ये उस समय जो है एक माप का तरीका होता रहा होगा। स्टेडिया, एक स्टेडिया बराबर 5 होता था, एक स्टेडिया बराबर 5। तो इस प्रकार से ये होगा 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा। तो जो अपना पाटलिपुत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई, तो ध्यान रखना 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा बताया है मेगस्थनीज ने। और उसने ये भी बोला है कि पाटलिपुत्र के चारों ओर एक गहरी खाई खुदी हुई होती थी और पूरा जो नगर है विशाल दीवारों से घिरा हुआ होता था। तो ये 50 क्वेश्चन ही समाप्त होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत जानकारी दी है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।